पूजा बालानी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन एंड एंडोडोंटिस्ट। इन्होंने एमडीएस और बीडीएस इन्होंने किया है, और फ्रॉम डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर पूजा। Walaikum Assalam, Amber. Thank you for having me here. I hope you are doing well. बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा, आप आई। और डॉक्टर पूजा, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बैड ब्रेथ, या जिसे हम कहेंगे कि हैलिटोसिस। मैं चाहूँगी कि आप हमारे सामीन को बताइए कि मुंह से या जो सांस से आपकी खराब किस्म की एक स्मेल आती है, बदबू आती है, वो क्या होती है? हेलिटोसिस बेसिकली एक मेडिकल टर्म है बैड ब्रेथ की, जिसका मतलब है हमारे मुंह या सांस से बदबू आना। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। इसका मतलब है हर 4 में से एक बंदे को ये मसला होता है। और आजकल अगर हम जनरल प्लेटफॉर्म्स पे भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और अमूमन लोग इस पे बात करने से हिचकिचाते हैं बिकॉज वो ओपनली इस पे एम्बेरस फील करते हैं बात करने से। जब हम बैड ब्रेथ की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो होता है जेन्युइन बैड ब्रेथ, मतलब कि वाकई आपके मुंह से बदबू आ रही है या स्मेल आ रही है। उसके बहुत सारे वजूहात होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे मुंह के मसलों की वजह से होते हैं, कुछ होते हैं जो हमारी मेडिकल कंडीशंस अगर हमें हो उसकी वजह से होते हैं। दूसरा ये होता है कि सूडो हेलिटोसिस। इसका ये मतलब होता है कि हमारे अंदर बेड ब्रेथ या सांस में बदबू आ नहीं रही होती, बट मरीज को ऐसा महसूस होता है कि उनको मुंह से बदबू आ रही होती है। एक होता है हेलिटोफोबिया, जिसका ये मतलब होता है कि मरीज को पहले सांस में बदबू या मुंह से बदबू की तकलीफ थी, उन्होंने इसका प्रॉपर इलाज कराया है, अब वो मसला नहीं है, बट मरीज को फिर भी एक डर, एक खौफ रहता है जहन में कि उनके मुंह से अभी भी बदबू आ रही है, जिसकी वजह से वो सोशली अपने आप को कट ऑफ कर देते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट होता है, और अपने सोशल फ्रेंड्स या मीटिंग्स या वर्क प्लेस पे वो इंटरेक्शन करने से बहुत घबराते हैं। अगर हम बात करें जनरल हेलिटोसिस की, तो इसकी एक तो फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं और एक पैथोलॉजिकल रीजंस। फिजियोलॉजिकल रीजंस ये होते हैं कि जो नॉर्मली, जैसे कि हमने बहुत अरसे तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई, उसकी वजह से टेम्पररी हमारे मुंह से स्मेल आ रही है। ठीक है। कुछ होते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मीन्स कि किसी मर्ज की वजह से हमारे मुंह से स्मेल या बदबू आ रही है, जिसमें एक तो कुछ होते हैं कि जो मुंह की वजह से, जो 90% में होते हैं, 9% ऐसे होते हैं जो हमारे किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है, जिसमें डायबिटीज हो गई, नजला हो गया, साइनसाइटिस हो गया, टॉन्सिल्स में कोई स्टोन हो गया, लिवर का कोई प्रॉब्लम हो गया, या लंग्स का कोई प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। 1% ऐसा होता है जो डाइट या कोई मेडिसिन हम ले रहे होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। जो कुछ ऐसे हम मेडिसिन होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, या कैंसर्स की कुछ मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से हमारे मुंह से स्मेल आ रहे होते हैं। तो इनका जो इलाज होता है वो बेसिकली हमें मालूम करना होता है कि इसकी वजह क्या है, ताकि हम इसका प्रॉपर इलाज उस हिसाब से कर पाए। सही। तो ये जो स्मेल होती है, जो बदबू आपके मुंह से आती है, क्या ये सारा दिन आती रहती है, कुछ खास पर्टिकुलर वक्त होता है जिसमें आ रही होती है? अब ये डिपेंड करता है। अगर तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से है तो पेशेंट को अमूमन जैसे वो सुबह उठेंगे तो उनको मुंह से स्मेल आना फील होगी, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं या सुबह में 70% जो हमारे थूक का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मुंह बहुत डिहाइड्रेट हो जाता है, सूखा सूखा रहता है। इसकी वजह से उनको महसूस होता है कि उनके मुंह से बदबू आ रही है। पर जैसे वो अपनी नॉर्मल रूटीन में खाना पीना स्टार्ट कर जाते हैं, डे के टाइम में वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर वो किसी मर्ज की वजह से है, या दांतों में कोई प्रॉब्लम है, या मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, तो जब तक उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तब तक वो उनके मुंह से बदबू आ सकती है। सही। अच्छा, ये जो बदबू आती है, इसको अगर हम जैसे सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट लगाकर, तो क्या इससे ये खत्म हो सकती है, या इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है प्रॉपर? अब ये डिपेंड करता है कि इसकी वजह क्या है। अमूमन लोग सुबह उठते से ही ब्रश करते हैं, हालांकि हमें ब्रश सुबह नाश्ते के बाद करना चाहिए, क्योंकि हम जब रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं तो हमारे दांत क्लीन होते हैं। नाश्ते के बाद ब्रश करने की वजह ये है कि नाश्ते के दौरान जो भी फूड पार्टिकल्स या कुछ स्टक हो गए तो वो क्लीन हो जाए। तो अमूमन हमें नाश्ते के बाद प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए।
दांतों को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, फ्लॉस करना चाहिए। जब हम ब्रशिंग की बात करते हैं तो ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक होती है जो अमूमन लोग फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। ब्रश जब भी आप लें तो सॉफ्ट ब्रिस्टल्स का ब्रश लें क्योंकि उसके ब्रिस्टल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो दांतों के हर एरिया को प्रॉपरली क्लीन कर लेते हैं। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारी सलाइवा की डक्ट्स खुलती है, वहाँ पे कैलकुलस और प्लाक डिपोजिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि नीचे के जो सामने के दांत होते हैं और पीछे के ऊपर के पीछे के दांत होते हैं, उन एरियाज को क्लीन करना हम भूल जाते हैं। तो जब आप ब्रशिंग करें तो आप ब्रश को स्ट्रेट करके जो सामने वाले दांत के पीछे की सरफेस है उसको प्रॉपरली ब्रश करें। प्लस एक और चीज, हम जबान को, टंग को ब्रश करना, क्लीन करना हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है अमूमन लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके मुंह से बदबू आ रही होती है, क्योंकि हम जब टंग को क्लीन नहीं कर रहे तो वहाँ पे बैक्टीरियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो एक बैड ब्रेथ या सांस में बदबू की वजह होता है। तो उसको भी प्रॉपरली ब्रश करना बहुत लाजमी होता है। सही, बिल्कुल सही। वही बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वाक़ई आपको नहीं पता चलता कि आपके मुँह से स्मेल आ रही है। कुछ लोगों को पता चल भी जाता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता चलता। और ये बड़ा एक मैं ये पर्सनली कहूँगी कि ये बड़ा एक एटिकेट्स में भी ये चीज़ शामिल होती है कि अगर आपको पता हो कि आपके मुँह से स्मेल आ रही है तो आपको इस बात का बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि आप जब एक दूसरे से बात करें तो आपका कितना डिस्टेंस है, स्मेल तो नहीं आ रही। ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम होती हैं ज़िंदगी में। तो डॉक्टर पूजा, इस पे आप क्या कहेंगी? मैं इस पे थोड़ी सी बात करती हूँ कि लोग कितना ख्याल रखते हैं इस बात पे कि कितनी खुशबू अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही, या बदबू तो नहीं आ रही है। जी, आजकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोगों को ये फ़ील होता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि प्लेटफ़ॉर्म्स पे बहुत सारे लोग ऐसी बातें या ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं रिगार्डिंग बैड ब्रेथ कि उनके मुंह से बदबू आती है, बिकॉज़ वो कंसर्न्ड होते हैं। सोशली वो अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं, मीटिंग्स में, ऑफ़िस में, वर्क प्लेस में, उनको ये चीज़ें बहुत अफ़ेक्ट करती हैं और कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली भी फिर इस चीज़ से वो अफ़ेक्ट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हमने ये नोट किया है कि डेंटल कैविटीज़, दांतों में कीड़ा लगना और मसूड़ों की बीमारी के बाद ये तीसरी चीज़ है जिसकी वजह से लोग डेंटिस्ट के पास आ रहे होते हैं अपने मसले का हल देखने कि किस वजह से उनके मुंह से बदबू आ रही है या स्मेल आ रही है। हाँ, अच्छा डॉक्टर, अब डॉक्टर पूछा, बहुत सारे लोग च्युइंगम अक्सर खाते रहते हैं, या वो कभी मुंह में सौंफ डाल लेते हैं या कोई इलायची डाल लेते हैं, तो क्या ये इस तमाम चीज़ें हेल्प करती हैं क्या? ये हेल्प इस तरह से करती है, च्युइंगम से एक तो उनका जो मिंट फ्लेवर होता है वो माउथ रिफ्रेशनर होता है, तो उनको साइकोलॉजिकली एक होता है कि हाँ उनके मुंह से एक अच्छी सी स्मेल आ रही है। प्लस जब हम च्युइंगम च्यू करते हैं तो आपका सलाइवरी फ्लो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, आपके मुंह में थूक बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी क्लीनिंग हो रही होती है और कहीं ना कहीं ये बैड ब्रेथ में भी हेल्प करता है अगर वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। तो इस वजह से नॉर्मल जो है होम रेमेडीज ही होती हैं, आप इलायची खा लें, आप एक लौंग खा लें या कोई माउथ रिफ्रेशनर खा लें, तो ये काफ़ी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं, बट टेम्परेली। जब तक हम इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। जब तक हम उसकी वजूहात पे काम नहीं करेंगे तब तक परमानेंटली आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सही। अभी हम कुछ और इस पे भी बात करते हैं, फिर ट्रीटमेंट पे हम आगे बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर पूजा, ये बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर हम बच्चों की भी बात करें, और एक एज में आके उनको यूजली ब्रेसेस, आपने देखा होगा बहुत बच्चे या बड़े आजकल लगवा रहे होते हैं, तो क्या ब्रेसेस में ज़ाहिर है सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है दांतों का, तो क्या इसकी वजह से भी ये बैड ब्रेथ हो सकता है? जी बिल्कुल, ब्रेसेस अमूमन लोग इस वजह से लगा रहे होते हैं अगर उनके दांत आगे पीछे हो रहे होते हैं या दांतों में कोई प्रॉब्लम होता है। तो एक तो जब उनके दांत बहुत आगे पीछे होते हैं तो ब्रशिंग से प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पा रहे होते, तो उनके दांतों के बीच में खाना बहुत ज़्यादा फंसता है। सेकेंडली, ब्रेसेस इटसेल्फ जो है उसमें क्लीनिंग, ब्रशिंग बहुत मुश्किल होती है, इसलिए जिन लोगों को ब्रेसेस लगे होते हैं हम उनको एक अलग ब्रश रिकमेंड करते हैं, ऑर्थोडोंटिक ब्रश के नाम से आ रहा होता ठीक है। है। उसके फीचर्स वैसे डिफरेंट होते हैं तो वो इजीली ब्रेसेस में जाके क्लीन अप कर देते हैं। ब्रेसेस की वजह से दांतों के बीच में खाना फंसता है और जब आपके दांतों के बीच में खाना फंसता है तो वहाँ पे बैक्टीरियाज, जरासीम आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल या बैड ब्रेथ आ सकती है अगर हम प्रॉपरली क्लीन ना करें उस चीज़ को। और अमूमन हमने देखा है कि कुछ लोगों के डेंचर्स भी लगे जी होते हैं बिल्कुल। या कैप्स या ब्रिजेस भी लगे होते हैं, उन लोगों में भी क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि डेंचर की क्लीन
हर कोई प्रॉपरली नहीं कर पा रहा होता है। डेंचर को क्लीन करने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना तो होता अगर है। हम साथ में थोड़ा सा उस पे भी प्रोटोकॉल पे भी बात करें कि कैसे होता है। जी ज़रूर। डेंचर को क्लीन करना ये होता है, एक तो पार्शियल डेंचर होता है। पार्शियल डेंचर का मतलब होता है कि आपके मुंह में भी दांत है और कुछ दांतों का डेंचर पहना होता है, और एक होता है कंप्लीट डेंचर, मतलब कि आपके मुंह में कोई दांत नहीं है और आपने पूरा डेंचर ही पहनना होता है। डेंचर को हर खाना खाने के बाद प्रॉपरली क्लीन करना होता है। डेंचर का एक ब्रश अलग आता है जिसके दो हेड होते हैं, एक फ्लैट एंड होता है और एक फिर ब्रिस्टल्स होता है। ब्रिस्टल्स वाले से आप जो डेंचर के दांतों वाला एरिया है उसको क्लीन करते हैं, और फ्लैट एंड से जो बाकी तालू वाला एरिया है आप उसको क्लीन करते हैं। डेंचर्स के टूथपेस्ट, जेल्स और फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं फार्मास्यूटिकल, किसी भी फार्मेसी में आपको वो इस्तेमाल करना होता है। प्लस आपको रात को जब आप डेंचर निकालते हैं तो डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स आती हैं, आपको पानी में वो डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स को डाल के आप पूरी रात डेंचर उस पानी में डिप करके आपको रखना होता है ताकि डेंचर प्रॉपरली क्लीन हो जाए। अगर आपके पास पार्शियल डेंचर है, आपके मतलब आपके मुंह में भी दांत है, तो आपका डेंचर का ब्रश और दांतों का ब्रश दोनों अलग अलग होने चाहिए क्लीनिंग करने के लिए। और सेकेंडली, अगर आपके दांतों में कैप्स हैं, ब्रिजेस हैं, तो उन एरिया के नीचे भी आपके ब्रश के ब्रिस्टल्स क्लीन नहीं कर पा रहे होते, तो फ्लॉसिंग इस जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स या किसी भी फाइबर्स अगर फंस गए हैं तो वो प्रॉपरली क्लीन आउट हो जाए आपके दांतों से। सही। अच्छा डॉक्टर पूजा, ये जो आपने कहा कि डेंचर के ब्रशेस भी अलग से मिलते हैं, तो ये आम फार्मेसी से मिल जाते हैं या किसी भी जनरल स्टोर से? किसी भी जनरल स्टोर से आपको मिल जाएंगे। इसकी जो टूथपेस्ट भी अलग होते हैं या टूथब्रशेस भी अलग होते हैं, वो आप ऑर्थोडोंटिक भी और डेंचर्स के लिए भी आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएंगे या जनरल ठीक है, स्टोर से मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मैदे के कोई भी मामलात होते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि उनके मुंह से कोई स्मेल उसकी वजह से भी आती रहती है, तो क्या मैदे के मसाइल भी ये मसला पैदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी बैड ब्रेथ होता है। एक तो जैसे कि आपने कहा कि मैदे की बीमारी जिसमें एसिडिटी अगर हो, जैसे कि बार बार हमें मुंह में तेज़ाबियत का महसूस होना होता है, या तो डायबिटीज़ शुगर अगर अनकंट्रोल्ड हो उसकी वजह से भी, या गुर्दों का कोई मसला हो, इन वजूहात से भी आपके मुंह में स्मेल आ सकती है डेफिनेटली। पर उसका हमें फिर प्रॉपरली ट्रीटमेंट या इलाज करना होता है, फिर ही जाके मुंह में बदबू का इलाज हो सकता है। सही, बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और मैंने यूजुअली एक नॉर्मल लोगों को देखा है कि स्मोकिंग करने के से पहले उन्होंने छालियाँ मुंह में डाल ली या बाद में खाना शुरू कर दी, तो या फिर अल्कोहल पीने वाले लोग, तो क्या इन तमाम लोगों जो ये कर रहे होते हैं ये सब हैबिट्स, इसकी वजह से भी बैड ब्रेथ हो सकता है? जी बिल्कुल, इनकी वजह से भी बैड ब्रेथ हो सकता है। एक रीज़न ये है कि जो स्मोकिंग है वो आपकी डिहाइड्रेशन कराती है, मतलब जब आप स्मोकिंग के बाद आपको देखेंगे आपका मुंह बहुत सूखा सूखा रहता है, इसकी वजह से भी बैड ब्रेथ आ सकती है। सेकेंडली, स्मोकिंग के अंदर जो टोबैको होता है या जो और इसमें जो मटेरियल होता है वो आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आपकी ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके थ्रू वो लंग्स में जाता है, आपके फेफड़ों में जाता है, और जब आप सांस एक्सहेल करते हैं तो वो एज अ बैड ब्रेथ आपकी सांस में आता है। तो वो तकरीबन इसी तरह से अगर हम गार्लिक खाते हैं या अनियन खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो खाते हैं स्ट्रॉन्ग जिसकी फ्लेवर्ड हो, हाँ। स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उसमें भी इसी तरह से होता है कि वो ब्लड मैदे के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, आपके फेफड़ों में जाती है, और जब आप सांस इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो एज अ बैड ब्रेथ या सांस में बदबू की वजह बनती है, और वो आपके मुंह के अंदर 72 आवर्स मतलब 3 दिन तक वो रहती है। उफ, 3 दिन तक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम, शबीर मुस्तफ़ा कराची से बात कर रहा हूँ मलेशिया से। जी शबीर साहब। कि मेरा बेटा है 5 साल का, उसके दांत अभी तक नहीं आए हैं तो बिल्कुल खत्म हो गए। अच्छा, ठीक है, तो आप कोई सवाल ऐसे पूछना चाहिए? इनके मुंह में कोई भी दांत नहीं है या आके फिर इसमें कीड़ा लग के वो ऐसा ऐसा खत्म हो गए? आके खत्म हो गए मतलब। कीड़ा लग के खत्म हो गए। ठीक है जी, ओके। ठीक है, अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी ब्रशिंग का बिल्कुल पाँच भी साल ख्याल, जी इन्होंने बताया, बिल्कुल हाँ। भी ख्याल नहीं रखते। और सेकंडली, इस एज के ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो चॉकलेट
टॉफीज और चिप्स बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह में कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो प्रॉपरली उनके ब्रशिंग पे फोकस करें। 2 साल की उम्र से अगर शुरू कर रहे हैं तो वो पेरेंट्स खुद उनको खड़े होकर ब्रशिंग कराएं। जैसे कि इन्होंने भी बताया कि उनके मुंह में दांत बिल्कुल खत्म हो गए कीड़ा लगने की वजह से, तो ऐसे में हमें उनका एक्सरे करना पड़ेगा और प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कुछ दांतों में अगर कीड़ा बहुत सुपरफिशियल है तो उसमें फिलिंग्स हो जाती हैं। अगर कीड़ा बहुत डीप है तो उसमें, जैसे कि बड़ों में रूट कैनाल का प्रोसीजर होता है, बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो करके फिर इसके ऊपर फिलिंग्स करना लाजमी होती है ताकि उनके दांत बच सकें। क्योंकि जो उनके मुंह में दांत, पक्के दांत आना शुरू होते हैं वो तकरीबन 6 से 12 साल तक जो है ना मिक्स डेंटिशन होते हैं, कि कुछ दूध के दांत होते हैं, कुछ पक्के दांत होते हैं। तो जब पक्के दांत आना शुरू हो तो डेफिनेटली उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि वो फिर एक ही दफा आते हैं, दोबारा फिर नहीं आते। बिल्कुल। इफ एनीवन नो हैव विजडम टीथ इज पॉसिबल, अगर किसी के विजडम टीथ ना हो, कि ये सही होता है, मतलब इस पॉसिबल होता है, एक जी जी सवाल जी है फिर इसके ऊपर। जी जी, विजडम तो हर किसी में नहीं होते, कुछ में होते हैं, कुछ में होते हैं बट इम्पैक्टेड होता है। इम्पैक्टेड का मतलब होता है कि आपके बोन के अंदर वो होंगे बट मुंह के अंदर नहीं आते। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल कि अगर आपके विजडम तो नहीं है, बट यस अगर इम्पैक्टेड है तो अगर वो किसी और दांत को अफेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर उसका ट्रीटमेंट होना सही लाजमी है, और टेंशन ना लें, विजडम टीथ हो या ना हो, इससे अकल का कोई ताल्लुक नहीं है। होता। जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। मैम, मुझे ये पूछना था, मेरी एक दाढ़ में, नीचे वाली दाढ़ में इन्फेक्शन है और सामने के जो दो दांत हैं वो टूटे हुए हैं, उसके साथ एक तीसरा दांत भी जो अब लूज है, मतलब हिल रहा है। तो मैं ये चाह रहा था कि ये मेरी दाढ़ निकल जाए, तो अभी मैंने ओपीजी कराया है, तो ये कह रहे हैं कि आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से हम आपको अभी फिलहाल नहीं कर सकते, आप फिर आइएगा। तो क्या ब्लड प्रेशर की वजह से ज्यादा ये नहीं निकाल सकते? काइंडली मुझे ऑफ रेडियो कर दीजिए, मैं सुन लूंगा। प्लीज, थैंक यू जी। डॉक्टर पूछे। जी बिल्कुल, अगर ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसमें अमूमन रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप दांत निकालें या कोई सर्जरी करें। बिकॉज जब हम दांत निकालते हैं तो हमें दांत सुन करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उसकी वजह से ब्लड और शूट अप हो सकता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है तो इसमें अवॉइड करें जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना हो जाए, और इसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट लें। सही, बिल्कुल। क्योंकि समटाइम जो डायबिटीज के भी पेशेंट होते हैं उनको भी डॉक्टर जरा उनके दांत निकालने में भी घबराते हैं, तो उसके में भी डायबिटीज के पेशेंट्स को भी कोई मसला हो सकता है? डायबिटीज अगर कंट्रोल्ड है तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता। उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी ब्रेकफास्ट और जो भी मेडिसिन हैं वो खाकर आए, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। बट अगर डायबिटीज बहुत अनकंट्रोल्ड है तो उसमें फिर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जख्म भरने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो फिर हम वेट करते हैं कि उनकी शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाए और फिर हम उनका दांत निकालें। बट अगर कोई और ट्रीटमेंट जैसे कि रूट कैनाल, फिलिंग्स या कोई और प्रोसीजर है तो वो इजीली हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। सही। और मैं एक कॉल लेते हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा जब हम बैड ब्रेथ की बात करते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लॉसिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम मैम, मुझे ये पूछना था कि मैंने अभी बताया था कि मेरा ब्लड प्रेशर, वो एक्चुअली होता ये है कि जब मैं सीट पर बैठता हूँ तो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, 150 और 140 150 के दरमियान होता है, ये 60 भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा सीट पे जाता हूँ तो फिर बढ़ जाता है, कुछ इस तरह का मामला हो जाता है। तो ये 150 160 पे हमें मुझे ये निकलवाना चाहिए दांत या नहीं? जो ये बात कर रहे हैं कि सीट पे बैठ के इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर ब्लड हाइपरटेंशन। मतलब कि वो एंजाइटी में उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करके दोबारा रीचेक करें। अगर ब्लड प्रेशर रीचेक करने के बाद नॉर्मल आ रहा है तो उनका फिर दांत निकाला जा सकता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट हमें बताया। ब्रेक से पहले मैं डॉक्टर पूजा से मैंने सवाल किया था कि फ्लॉसिंग की क्या अहमियत है और ये फ्लॉस होता क्या है? फ्लॉस बेसिकली एक धागानुमा चीज होती है। जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे ब्रश के ब्रिस्टल्स दांतों के बीच में प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही होती है। तो जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, जैसे हमने कोई फ्रूट खा लिया, कीनू खा लिया या गोश्त खा लिया, वो ब्रशिंग से नहीं निकलते और वहाँ पे फिर डेंटल कैविटीज या मसूड़ों की बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें फिर डेंटल फ्लॉस का बहुत ज्यादा रोल आता है। वो एक धागेनुमा चीज होती है, उसको आप 2 फिंगर्स पे रैप करके और दांतों के बीच से गुजारना होता है
ताकि जो भी कोई छोटा फूड पार्टिकल या फाइबर होता है वो इजीली क्लीन अप हो जाता है। वैसे तो रिकमेंड होता है कि आप डेली करें, बट अगर आप डेली नहीं यूज करें तो हफ्ते में 2 या 3 दफा लाजमी इसको इस्तेमाल करें। पहले पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी फ्लॉसिंग करने में, क्योंकि वो दो गम भी फिंगर्स, जी, वो भी हो जाती है टाइम। दो फिंगर्स के बीच में फंसा के उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट अब इजीली एक स्टिक में आप थ्रेड जी लगा हुआ होता है, वो इजीली आप उसको पास आउट कर सकते हैं दांतों के बीच में, बहुत कन्वीनियंट भी होता है। वो किसी भी फार्मेसी से या जनरल स्टोर से अवेलेबल होगा, आप वो लेके आप कर सकते हैं बिल्कुल। फ्लॉस। अब बहुत सारे लोग घर के धागों से भी कर लेते हैं डॉक्टर पूजा। घर के धागों से नहीं करना चाहिए, अच्छा, बिकॉज घर के धागे बहुत शार्प होते हैं, वो आपके गम को हार्म कर सकते हैं। ठीक फ्लॉस में होता है कि हल्की सी वैक्स लगी होती है, है। तो वो आपके गम्स के लिए हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, हमें हमारे पास देखिए टोटके सारे होते हैं, हम कुछ भी करके अपना दांत में फंसी हुई चीज निकाल सकते हैं, ठीक है जी, ना। कुछ लोग तो टूथपिक भी बहुत यूज करते हैं, वो हाँ, भी नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से फिर गम्स और फिर दांतों में गैप्स आना कोई भी स्टार्ट हो नुकीली जाते चीज हो आप हैं, निकाल वो दस। उससे कर सकते हैं, कर एक लेते हैं। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंबर मसूद बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर मक्स पूजा नमस्ते। जी जी बताइए हेलो, प्लीज। जी जी मेरे जी। को कहना है, ये चाह रहा था कि मेरे दांत में ना कीड़ा लग गया था ना, ठीक है। तो वो 350 रुपये में अपने इलाके से वो भरवा लिया था ना, और वो तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गया, तो मुझे वो सही खोलवा के फिर सही करवाना है या वही चलने दो, ये पूछो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, पेन या दर्द या सूजन कुछ और नहीं है, तो उसको चलने दें। बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको दोबारा से उनको चेक कराना पड़ेगा, वो फिर क्लिनिकली देखना पड़ेगा, एक्सरे वगैरह के थ्रू, फिर ही प्रॉपरली गाइड हो सकता है इस चीज़ के अच्छा लिए। डॉक्टर पूछा, अगर आप बेड ब्रेथ का इलाज ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, हम खुद ही अपने टोटके आजमाते रहें, कभी कुछ मुंह में डाल लिया, कभी कुछ कर लिया, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आगे? कॉम्प्लिकेशंस इस सूरत में हो सकते हैं अगर बेड ब्रेथ की जो वजह है उसको ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि बेड ब्रेथ तो एक सिम्टम है, उसकी अंडरलाइनिंग कॉज को हमें ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर बेड ब्रेथ की वजह हमारे मसूड़ों में बीमारी है, हमारे मसूड़ों के ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है स्टार्टिंग में, जिसको हम प्लाक कहते हैं, वो ब्रशिंग से इजीली क्लीन हो जाती है। बट इसको हम क्लीन ना करें प्रॉपर और बहुत अरसे तक छोड़ दें तो वो पत्थर नुमा हो जाती है, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस फिर नॉर्मल ब्रश से रिमूव नहीं होता, उसके लिए फिर हमें डेंटल स्केलिंग करानी पड़ती है, जिससे वो रिमूव होती है। अगर हम उसको भी छोड़ दें और क्लीन ना कराएं तो वो फिर हमारे मसूड़ों को और दांतों के इर्द गिर्द जो हड्डी होती है उसको कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। तो अगर हम उसका इलाज ना कराएं तो ये अफेक्ट हो सकता है। प्लस अगर कोई कैविटी है हमारे दांतों में जिसमें खाना फंसने की वजह से बेड ब्रेथ हो रही है, अगर हम उसका इलाज ना कराएं तो वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी, और एक वक्त आता है फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं होता, फिर हमें दांत निकलवाना ही पड़ सकता है। या कोई अंडरलाइनिंग मेडिकल कॉज है, जिसमें अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया, या लंग्स की कोई बीमारी हो गई, या लिवर की कोई बीमारी हो गई, उसका अगर हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना लें तो डेफिनेटली उसकी फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फर्दर ऑन। सही। अच्छा डॉक्टर पूछा, बहुत दफा ड्राई माउथ के लोगों को मसला होता है कि मुंह खुश्क हो जाता है बार बार, तो इसकी क्या वजूहत आप देखती हैं? ड्राई माउथ के बहुत सारे कॉजेस आ सकते हैं। एक तो अनकंट्रोल डायबिटीज अगर हो, इसकी वजह से भी ड्राई माउथ हो सकता है। प्लस अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हो, जिसमें कीमोथेरेपी, कैंसर्स की जो मेडिसिन होती हैं, उसकी वजह से भी ड्राई माउथ हो सकता है। तो इसके लिए हमें ऐसा है कि हमें अपने मुंह को बार बार छोटे छोटे पानी के सिप्स लेके उसको रिहाइड्रेट करना होता है, ताकि एक चीज़ ना हो। और अगर तो मेडिसिन की वजह से तो डेफिनेटली हम कुछ कर नहीं सकते। बट अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमारा सलाइवरी फ्लो, जैसे कि थूक बनना, कम हो जाता है, फिर ऐसे में हम पेशेंट्स को आर्टिफिशियल सलाइवा भी रिकमेंड करते हैं, ताकि उनका मुंह हाइड्रेटेड रहे और इस कंप्लेंट से वो बच सकें। बिल्कुल, एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, मैं लालचंद बात कर रहा हूँ। जी लाल साहब। लालचंद बात कर रहा हूँ, खैरपुर के शहर कोम्बिस के लगे कस्बा बोल कराची से बात कर रहा हूँ बाजी। जी जी प्लीज सवाल करें। बहुत बाजी मसला शुक्रिया। ये कि अब जो बुर्श जो है, अगर आदमी पेस्ट वगैरह इस्तेमाल करता है तो रात को खाने के बाद बुर्श करना चाहिए या सुबह को उठने के साथ बुर्श करना चाहिए बाजी? अभी अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है कि ब्रश हमें करना कब चाहिए और कितनी दफा करना चाहिए दिन में? ब्रश दिन में 2 दफा रिकमेंडेड है। एक तो सोने से पहले, जब आप सो रहे हो इससे पहले आप प्रॉपर्ली ब्रश करें, और एक सुबह नाश्ते के बाद करना रिकमेंडेड है, ताकि जब हम नाश्ता करें तो इसके बाद प्रॉपर्ली आप अपने मुंह को क्लीन करके ब्रशिंग करें।
ठीक है, बिल्कुल ये बड़ा अहम है। अच्छा, क्या बीच में भी बहुत सारे लोगों की आदत भी होती है कि वो हर खाने के बाद भी ब्रश कर लेते हैं? हर खाने के बाद ब्रशिंग जरूरी नहीं होता, बट यस आप हर खाने के बाद अगर प्रॉपरली मुंह को रिंस कर लें, कुल्ली कर लें, तो वो भी बहुत होता क्या है। फ्लॉसिंग कर लें? फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं, बट दिन में 2 दफा ब्रश लाजमी होता है। बिल्कुल। सामीन, आप कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-00105 के ऊपर। डॉक्टर पूजा आज हमारे पास मौजूद है, एक कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी पूछना था कि अगर दांतों का मुआयना करवाना हो तो उसकी फीस क्या होगी, और दांतों की सफाई करवानी हो तो उसकी क्या फीस होगी और कहाँ आना होगा? अच्छा, हम फीस तो इस तरह ऑनलाइन नहीं बताते जब तक ज़ाहिर है हमारे पास आई थिंक हॉस्पिटल, अगर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल चले जाएं तो वहाँ आप जाके पता कर सकते हैं। तो लाइव हम इस तरह फीस नहीं बता सकते। डॉक्टर पूजा इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती हूँ वेडनेसडेज और फ्राइडेज को 5 to 7। वहाँ पे ये विजिट कर सकते हैं डेफिनेटली, और फिर इनका ट्रीटमेंट जो भी होगा उस हिसाब से इनको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम, अब्दुल रशीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी अब्दुल रशीद साहब। सबसे पहले आपका शुक्रिया है कि आपने आज डेंटिस्ट को हमारे लिए इंतजार के लिए रखा हुआ है। काफी टाइम के बाद कोई डेंटिस्ट आया है, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आमतौर पे कहा जाता है कि हम डेंटिस्ट के पास जाके सफाई करवाएं, क्लीनिंग वगैरह जो भी, तो क्या क्लीनिंग से लोग कहते हैं कि दांत कमजोर हो जाते हैं, या दांतों की शाइनिंग खत्म हो जाती है, या ऊपर की जो कोटिंग है वो खत्म हो जाती है, इस तरह की बातें करते हैं। और ये कितना फ्रिक्वेंट जाना चाहिए? मतलब एक बंदा मतलब नॉर्मल बंदा है तो क्या वो दांत के क्लीनिंग के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? ठीक है। नंबर 2 ये सवाल मेरा है कि फिर से कि आप कहते हैं कि नाश्ते के बाद, हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे थे कि उठते साथ ही पहले ब्रश करें। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने के लिए। अच्छा, जो इनका पहला क्वेश्चन था स्केलिंग के बारे में, अमूमन लोग क्या करते हैं, स्केलिंग इस डर से नहीं कराते कि उनकी दांतों की कोटिंग या उनके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे और वो उनके मुंह में कैलकुलस डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, होता रहता है। जब वो एक लेयर जमा हो जाती है तो वो हमारे दांतों के इर्द गिर्द हड्डी और मसूड़ों को कमजोर कर देती है। फिर जब वो बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ जाती है और हम उस लेयर को रिमूव करते हैं तो दांत इनके हिलना इस वजह से शुरू हो जाता है कि उनकी हड्डी और मसूड़ा वीक हो जाता है, ना कि स्केलिंग की वजह से। और दूसरा ये कि स्केलिंग जो है अगर नॉर्मल है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो हम उनको हर 10 to 12 मंथ्स के बाद रिकमेंडेड है कि एक दफ़ा स्केलिंग करा लेनी चाहिए। बट अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इन पेशेंट्स को 8 to 10 मंथ्स के बाद स्केलिंग एक दफ़ा लाजमी करानी चाहिए। बिल्कुल। और ब्रशिंग का ये है कि अगर आप रात को सोने से पहले कर रहे हैं तो सुबह उठते ही ब्रश करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपका मुंह बिल्कुल क्लीन है, आपने कुछ खाया नहीं है। तो आपके मुंह को क्लीन करने की जरूरत है जब आप नाश्ता कर लेते हैं। तो बेसिकली रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना रिकमेंडेड है। बिल्कुल सही है। ये वो डॉक्टर पूछा बचपन से ना आदत भी होती है जी, उठते ही ना बाथरूम जो ना आंखें भी बंद है और बस ब्रश कर रहे हैं, क्योंकि वो रात को करके नहीं सोते हैं ना, तो इसलिए उनको फर्स्ट टाइम होता है कि इनको सुबह मुंह उठते ही ब्रश करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो रात को करके सोती हूँ, लेकिन मैं फिर भी सुबह उठ के करती हूँ। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाश्ते के बाद नाश्ते करना के बाद जरूरी है। करना। बिल्कुल, एक और कॉल लेते हैं और फिर अगले सवाल पे जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आपका प्रोग्राम चल रहा है ना मैडम? जी जी बिल्कुल चल रहा है। तो मैडम सिर्फ ये है कि जब ये आपका प्रोग्राम ये अभी शुरू होता है ना, तो ये ऊट पटांग गाने अभी चल रहे हैं और ये बड़ी ये मुसीबत है। प्लीज इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करें। जी आपका जी शुक्रिया। ओके जी। गाने तो जाहिर है रेडियो हॉट एफ 105 एक इंटरटेनमेंट रेडियो है, और जाहिर है फिर इसमें दिन के मुख्तलिफ औकात में आप गाने भी सुन सकते हैं, ख़बरें भी होती हैं, मुख्तलिफ और मुख्तलिफ शोज़ भी होते हैं, तो गाने तो रेडियो पे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो और मुख्तलिफ अगर आप सुबह के वक्त की बात करते हैं फजर, और उस पर तो आप कुरान के हवाले से भी मुख्तलिफ चीज़ें सुन सकते हैं। तो अच्छा डॉक्टर पूजा, अगर हम बात करते हैं कि जैसे मुंह के अंदर बहुत सारे लोगों को अल्सर की भी तकलीफ होती है, तो क्या ये भी बैड ब्रेथ को अगर आप ना ट्रीट करें तो इसकी वजह से भी हो सकता है? जी बिल्कुल, अल्सर्स की वजह से भी मुंह में स्मेल या सांस में स्मेल आ सकती है, बट अगेन अल्सर्स की भी बहुत ज़्यादा वजूहत हो सकती है। और अगर आपके मैदे में कोई बीमारी है, एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी अल्सर्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, तो इसकी वजह से भी आपको अल्सर्स हो सकते हैं। या आपको ब्लड में कमी है,
विटामिन्स की कमी है या आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं। अमूमन खवातीन में जब साइकिल्स स्टार्ट हो रहे होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी अल्सर्स हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके मुंह में स्मेल आती है, बट वो टेम्पररी होती है। जब आपके अल्सर्स सही हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होती है, बट अगेन अल्सर्स को ठीक करने के लिए आपको जो अंडरलाइनिंग कॉज है उसको ट्रीट करना होगा। एक और कॉल थी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैडम, क्या हाल है? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र। जी कोई सवाल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सवाल करता हूँ। मैं रोजाना आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, तो नए नए डॉक्टर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये अभी जो डेंटल का जो बता रहे थे दांतों के बारे में, तो मेरा एक बच्चा तकरीबन 12-13 साल का है, तो उसके दांत पहले आए थे लेकिन गिर गए अंदर के सारे, तो सामने के ही 2 दांत है ऊपर नीचे, तो वो बाकी जो आ नहीं रहे उसके बाद फिर इसका कोई ऐसा हाल है? मैंने तो दिखाया किसी को भी नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कि वही सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि इनके 13 इयर्स की एज जी। उन्होंने बताई, तो 13 इयर्स की एज में हमारे दूध दूध के तकरीबन दांत गिर चुके होते हैं और पक्के दांत आ रहे होते हैं। अब पक्के दांत जो है वो तकरीबन 13 से 14 साल की उम्र तक आते रहते हैं, बट अब अगर ये कह रहे हैं कि इनके कुछ दांत नहीं आए तो इनको किसी डेंटिस्ट को दिखाना ये चाहिए। कहते हैं गिर भी गए ना, वो वही दूध के मुझे, दांत हाँ। होंगे जो मुझे लग रहा है, बट अच्छा। इनको किसी डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर मुंह का मुआयना करके ही फिर बता सकते हैं कि क्या मसला है। ठीक है, और कॉल थी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं नदीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी नदीम साहब। जी मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी से कुछ सवाल कर लें। अच्छा मैम, आपका प्रोग्राम जो है ना मैं सुनता रहता हूँ हर फ्राइडे ना, जी। तो ये है दांतों के बारे में। अच्छा मैम, मेरी एज जो है ना तकरीबन अभी ना 45, ठीक ठीक है। है, लेकिन मैम मेरे ना तकरीबन आधे ही दांत जो है ना वो टूट गए, साइडों के हो गए, दोनों साइडों के दांत भी टूटे हैं, जो नीचे के साइडों के दांत हैं वो भी टूटे हुए, और बीच के दांत हैं। तो मुझे ना खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं कितने दांत लगाऊं? ओके जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि साइडों के दांत टूट गए, तो ज़ाहिर है उनको खाने पीने में तकलीफ होगी, और जब हम प्रॉपरली खाना चबा नहीं सकते तो हमारे हाजमा भी नहीं होता, खाने का जो हमारी न्यूट्रिशंस होती है वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती। तो इनको किसी डेंटिस्ट को दिखाकर ही फिर मालूम होगा कि इनके मुंह में कितने दांत हैं, कितने दांत नहीं हैं। जो हैं वो बचने के काबिल हैं तो हम उनको बचा सकते हैं फिलिंग्स और रूट कैनाल्स और कैप वगैरह करके। अगर वो नहीं है तो वो निकलवा के फिर इनको दूसरे दांत, मसूनी दांत लगाने पड़ेंगे, बट उसके लिए फिर इनको एक दफ़ा दिखाना ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, पहले सवाल किया था कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट, अगर हमारे पास कोई मरीज़ आता है इस कंप्लेन के साथ कि उनके सांस में या मुंह में बदबू आ रही है, तो हम उनका प्रॉपर चेकअप करते हैं। चेकअप के बाद अगर हमें लगता है कि उनके मुंह से स्मेल या बदबू जो है किसी कैविटी की वजह से या कैलकुलस या प्लाक, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की, उसकी वजह से आ रही है, तो हम उसको क्लीन करते हैं, स्केलिंग करते हैं और कैविटीज़ को फिल करते हैं प्रॉपरली। या अगर कोई और कंप्लेन होती है, जैसे कि वो ब्रशिंग टेक्निक्स हम उनको बताते हैं, स्पेशली जो टंग का एरिया होता है जिनको वो मिस आउट कर जाते हैं, उनको क्लीन करने का तरीका बताते हैं। या अगर उनके डेंचर्स लगे हुए हैं, कैप्स लगे हुए हैं, ब्रिजेस लगे हुए हैं, तो उनमें फ्लॉसिंग का हम उनको टेक्निक बताते हैं, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और हम उनकी कंप्लेन को सॉल्व करते हैं और फॉलो अप रखते हैं। अगर तो इसकी अंडरलाइनिंग कॉज कोई और है, जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारी ऐसे मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिसकी वजह से हो सकता है, तो हमें उन मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करना लाजमी होता है। इसके बाद ही जाके उनकी बेड ब्रेथ जो है वो सही होती है। या अगर कुछ पेशेंट्स होते हैं वो गार्लिक, अनियन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें भी वो मैदे के थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड में जाती हैं, और जब हम लंग्स के थ्रू एक्सहेल करते हैं तो उसमें वो स्मेल आती है, तो वो टेम्प्रेरी होती है। तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि ऐसी चीज़ें वो अवॉइड करें। बहुत सारे लोग लहसुन भी, वो कहते हैं सुबह नहार वो कच्चा लहसुन जी खाना जी जी, चाहिए। बिल्कुल, इसकी वजह से भी होता है। और अगर बहुत अरसे तक आपने कुछ खाया नहीं हो, कुछ घंटे तक, तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेंटेन होता है, तो वो फैट जो है वो टूटता है ताकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेंटेन हो सके, तो उसमें भी फिर स्मेल आती है। तो ऐसे में आप छोटे छोटे सिप्स लिया करें पानी के, और आप हर थोड़ी देर बाद कुछ खाते रहा करें, और जिसकी अंडरलाइनिंग कॉज है उसका डेफिनेटली आप इलाज करें, ब्रशिंग प्रॉपरली करें, फ्लॉस करें, टंग को बिल्कुल भी ना अवॉइड करें, उसकी भी प्रॉपरली ब्रशिंग और क्लीनिंग करें, ताकि आप जो ये टेम्पररी बेड ब्रेथ है उसका आप हल निकाल सकें। कौन है फिर? जी डिस्कनेक्ट हो गई है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पूजा, जब हम बात करते हैं गम डिजीज़
बहुत सारे लोगों को मसाइल आते हैं कि जी खून निकलता है उनके मसूड़ों से, तो क्या ये भी जब बेड ब्रेथ बहुत ज़्यादा स्मेल हो या इसको छोड़ दिया जाए तो उसकी वजह से ये मसला हो सकता है? जी बिल्कुल, मसूड़ों की बीमारी की वजह से भी आपके मुंह में स्मेल आ सकती है अगर आपके मसूड़ों सूजे हुए हों। अब मसूड़ों की सूजन की भी अगेन बहुत ज़्यादा वजूहत होती हैं, कोई ड्रग्स होती हैं या हम गम्स की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पा रहे, प्लाक कैलकुलस की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी आपके मुंह में स्मेल या सांस में स्मेल आ सकती है। तो उसका भी फिर आपको क्लीनिंग, डेंटल स्केलिंग या जो भी प्रॉब्लम है उसको फिर सॉल्व करना होगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पूजा, वैसे हमने इस पे काफ़ी सारी बात की, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस पे भी बात करें कि बहुत सारे लोग होते हैं इसको बहुत केयरलेसली लेते हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा माँ बाप को भी कोई पैगाम दें कि जिसपे ओरल हाइजीन पर, ओरल हेल्थ पे हम बहुत तवज्जो दे सकें। एक से पहले कॉल भी ले लूँ मैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जुबैदा अदीब नॉर्थ नाज़ाबाद से। जी ज़ुबैदा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा आप बता रही, बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया है। मेरा सवाल ये है कि बेड ब्रेथ अक्सर मैंने जब जाते हैं कहीं इधर फंक्शन यहाँ मैंने देखा है तो उनके पास बैठने का दिल नहीं चाहता, लेकिन कह भी नहीं सकते, किसको डिसाइड भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, मैंने ये भी देखा है कि 3 दफा ये लोग माउथ वॉश लेते हैं, करते हैं, तो क्या ये सही है माउथ वॉश का इस्तेमाल? अब मैं नाम नहीं लूंगी कि कौन कौन से माउथ वॉश है, मुझे पता है उसका भी, तो इसके बारे में बताइए कि वो हर 1-2 घंटे में खाना खाने के बाद ये वो अपने इस को दूर करने के लिए बेड ब्रेथ को माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, नाइस शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया। माउथ वॉश डिफरेंट होते हैं, कुछ में एंटीबायोटिक्स भी होती हैं और कुछ में जो है एक इंग्रेडिएंट होता है क्लोरहेक्सिडिन। अगर इस माउथ वॉश में क्लोरहेक्सिडिन है तो वो लॉन्ग टर्म इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके दांतों में स्टेनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वो आपके दांतों को डिसकलर होना स्टार्ट हो जाती है। अगर इतना माउथ वॉश करने के बाद भी उनके मुंह से स्मेल या सांस में स्मेल नहीं खत्म हो रही है, इसका मतलब है कोई अंडरलाइनिंग कॉज है, कोई और वजह है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनको हो रही है। तो उनको डेफिनेटली किसी डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराना चाहिए कि उसकी वजह क्या है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक वो जितना भी माउथ वॉश कर लें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सेकेंडली, माउथ वॉश दिन में 3 दफ़ा बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। माउथ वॉश की जो रिकमेंडेशन है वो आप हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकें। अगर किसी डेंटिस्ट ने आपको किसी मसूड़े की तकलीफ या बीमारी की वजह से रिकमेंड किया है तो डेफिनेटली उनकी रिकमेंडेशन पे आप चलें, बट नॉर्मली आप अपनी मर्जी से कोई भी माउथ वॉश या इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह से। बिल्कुल। हम ओरल हाइजीन पे बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, ओरल हाइजीन का ये है कि जैसे ही बच्चों के मुंह में पहला दांत आना शुरू होता है, नज़र आना शुरू हो जाए, आपको पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी क्लीनिंग पे तवज्जो दें। 2 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें तकरीबन दूध के दांत आ चुके होते हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद खड़े होकर ब्रशिंग कराएं, बल्कि खुद ही करें। बच्चों के जो टूथपेस्ट आते हैं वो अलग आते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभार सॉलो भी कर लेते हैं, तो वो उनके टूथपेस्ट अलग आते हैं डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ, और उनमें फ्लोराइड कंपोनेंट भी होता है जो दांतों में कैविटी होने से बचाता है। और उनका ब्रश भी जो है, उनका हेड छोटा होता है ताकि वो इजीली हर जगह जाके क्लीन अप कर लें। जब हम बड़ों की बात करते हैं तो बड़ों का जो ब्रश है वो उसके जो ब्रिसल्स हों वो सॉफ्ट हो या अल्ट्रा सॉफ्ट हो, प्लस जो टूथपेस्ट है वो कोशिश करके ऐसा है ना जिसमें फ्लोराइड कंपोनेंट हो। फ्लोराइड हमारे दांतों को ठंडा गर्म लगने से और हमारे दांतों में कैविटीज लगने से बचाता है। दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए, जैसे पहले अभी गुफ्तगू हो चुकी है कि एक तो रात को सोने से पहले और सुबह उठ के नाश्ते के बाद आपको ब्रश करना चाहिए हल्का सा टूथपेस्ट लगा के। और जब ब्रश हम घिस के करते हैं वो घिस के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रशिंग करने की एक टेक्निक होती है, आप जब ब्रश करना शुरू हो तो आप अपने दांतों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ऊपर के दांतों को भी और नीचे के दांतों को भी, पीछे राइट साइड का, सेंटर एंड देन लेफ्ट साइड का। आप किसी भी एक साइड से स्टार्ट करें, अपने ब्रश को थोड़ा सा टिल्टेड रखें, थोड़ा सा टेढ़ा रखें और हल्का सा सर्कुलर मोशन में स्टार्ट करें। ऐसे स्ट्रेट घिस के और जोर से अमूमन लोग ब्रश कर रहे होते हैं, उस तरह से आपके दांत डैमेज ही होते हैं, आपके गम्स डैमेज हो जाते हैं।
तो आप सर्कुलर मोशन में आप अपने 3-3 जो सेगमेंट्स आपने बनाए हैं उसको ब्रशिंग करना शुरू करें और कोशिश करें 2 मिनट मिनिमम आप ब्रशिंग करते रहें। सेकेंडली, हम ब्रश बहुत अरसे बाद चेंज करते हैं, तो ब्रश को जो है हर 2 से 3 माह बाद आप चेंज कर लिया करें, या जैसे ही आपको लगे कि ब्रश के ब्रिस्टल्स जो हैं वो खराब होना स्टार्ट हो, आप ब्रश को चेंज कर लें। ऑल्सो आप अपनी एक टंग, महीने में चेंज कर सकते हैं, महीने के अगर बाद? आपका ब्रश खराब हो रहा है तो आप डेफिनेटली चेंज कर लें, वरना हर 3 मंथ्स के बाद रिकमेंडेड है कि आप ब्रश चेंज कर लें। दूसरा, अमूमन हम ब्रश के ऊपर कैप लगा के रखते हैं। ब्रश के ऊपर कैप भी लगा के नहीं रखना चाहिए, बिकॉज ब्रश हमारा ड्राई नहीं होता, वो वेट होता है, और जब हम उसके ऊपर कैप लगाते हैं तो इसके ऊपर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो Very जाते हैं, और फिर हम वही ब्रश मुंह में हम डालते हैं तो हम बैक्टीरियाज और अपने मुंह में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो या तो आप ब्रश को प्रॉपरली ड्राई करके इसके बाद कैप करें, बिकॉज सुबह के टाइम हर कोई इतना ऑफिस और इन चक्करों में बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो वेट ब्रश के ऊपर ही हम कैप लगा देते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। प्लस फ्लॉसिंग की अगेन बहुत इंपॉर्टेंस है, डेंटल फ्लॉस भी ज़रूर करना चाहिए। आप अगर रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा डेफिनेटली डेंटल फ्लॉस करें। एंड ऑल्सो आप ये रिकमेंडेड है कि हर 8 to 12 मंथ्स के बाद आप ज़रूर डेंटिस्ट को विजिट करें, ताकि देख लें कि कोई प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम होना स्टार्ट तो नहीं हुई, ताकि इनिशियल स्टेज में ही हम इसको ट्रीट कर सकें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पूजा, बकरा ईद आने वाली है, ठीक है, और गोश्त खाने के शौकीन हम सब लोग होते हैं, तो इसके पास दांतों की सफाई कितनी अहम होती है? मैं चाहूँगी उस पर कोई पैगाम देना चाहे सामने। बकरा ईद पे हर कोई गोश्त, जी बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत शौक से खाते हैं। अब गोश्त में एक प्रॉब्लम होता है कि उसके फाइबर जो होते हैं अमूमन दांतों के बीच में फंस जाते हैं, जो को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मल ब्रश से वो क्लीन हो भी नहीं पा रहे होते हैं। या तो आप इसको डेफिनेटली फ्लॉस से क्लीन करें, अगर वो दांत क्लीन नहीं करेंगे और वहीं पे फंसे रह गए तो वहाँ पे कैविटीज होना स्टार्ट हो जाएंगी और ज़ाहिर मुंह के अंदर स्मेल और बदबू भी आना शुरू हो जाएगी। तो या तो आप इसको फ्लॉसिंग के थ्रू क्लीन करें, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि प्रॉपरली क्लीन नहीं हो रहा तो इसको स्केलिंग से, डेंटल स्केलर जो होता है हमारे, इसकी टिप बहुत थिन होती है, उससे क्लीन करना लाजमी होता है, तो उससे क्लीन करना होगा। ठीक, एक हम कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, हमारा 2 साल इम्तियाज बात कर रहा हूँ शिकारपुर से। जी क्या सर? मेरे 3 साल के बच्चे हैं, उसके जो मकोड़ी होती है ना, मकोड़ी कीड़ा उसको बोलते हैं, वो लग गए। वो 3 साल के बच्चे हैं, सारे दांत खराब काले हो जाएंगे। ओके जी, ठीक है। और कीड़ा कीड़ा जी कह जी रहे जी, हैं? कीड़ा अच्छा, होता है। ठीक कीड़ा बेसिकली डेंटल कैविटी को लोग आम जबान कौड़ा। में कहते हैं कि मकोड़ी सिंधी का ठीक है, वर्ड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कीड़ा लग गया हमारे दांतों में। अगर उनके दांतों में कीड़ा लग गया है, जैसे कि पहले कॉलर ने भी हमें बोला था, तो इनको फिर किसी डेंटिस्ट के पास जाके पूरा ट्रीटमेंट कराना होगा, जिसमें फिर फिलिंग्स और जो भी नीडेड होगा वो फिर इनको लेनी होगी ट्रीटमेंट पूरी। बिल्कुल आप सही करिए। और यूजली ये बड़ा मसला आता है कि बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, हम बड़े शौक से जाके उनको चॉकलेट्स और मीठी मीठी चीज़ें खिला देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद ब्रशिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ब्रशिंग के हमें ना, प्लस कुछ बच्चों के दांत जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कीड़े लगने के, बिकॉज उनकी एनेटमी ऐसी होती है। तो अगर आप दिन में हर चिप्स खाने के बाद ये लाजमी है कि आप उनको रिंस कराएं, कुल्ली कराएं। अगर आप कुल्ली नहीं करा सकते तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा पानी पिला दें, ताकि उनके मुंह में जो भी चीज़ें चिपकी हुई हैं या फंसी हुई हैं वो एटलीस्ट निकल जाए, ताकि थोड़ा बहुत बचाव हो जाए कीड़ा लगने से। वेरी इंपॉर्टेंट।